ये हमारे पास चैप्टर है डीसी सर्किट्स का। ये चैप्टर मोर और लेस फोकस्ड होता है सर्किट सॉल्विंग के ऊपर, और इस चैप्टर का एक अजीम शान फॉर्मूला है जो हर सर्किट में अप्लाई होता है और घूम फिर के वही लगाना पड़ता है, दैट इज V इक्वल्स IR। ये फॉर्मूला इस चैप्टर का सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है। अब हमारे पास थोड़ी सी डिस्कशंस हैं, मैं चाहूंगा सीरीज और पैरेलल में हम कर लें ताकि हमारे जहन में चीजें रिकॉल हो जाए और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करना शुरू करें। तो देखो बेटा, जब आप सीरीज सर्किट की बात करते हो तो सीरीज सर्किट में रेजिस्टर्स एक लाइन में अटैच हुए हुए, वन आफ्टर अनदर इनकी अटैचमेंट। जैसे यहाँ पे आपको कनेक्शन नजर आ रहा है और आपने इन तमाम रेजिस्टर्स को आपस में एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब किसी भी सर्किट की एनालिसिस के वक्त आपको उसकी तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, एक है करंट, एक है वोल्टेज और एक है उसकी रेजिस्टेंस। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, जब आप कभी भी रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, इन तमाम रेजिस्टर्स में से गुजरने वाला करंट एक ही वैल्यू का होगा। All of these three resistors will have the same amount of current passing through them. इसका मतलब मैं एमीटर को यहां लगाऊं, इन दो रेजिस्टर के बीच में लगा दूं, इधर लगा दूं, इधर लगा दूं, इधर लगा दूं या इधर लगा दूं, मैं एमीटर कहीं पे भी प्लेस कर दूं, मेरे पास रीडिंग एक जैसी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास जाने का इस रूट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और क्योंकि पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ट्रेवल करने का काम करेंगे, तो नतीजा ये होता है कि पूरे सर्किट में एक ही वैल्यू ऑफ करंट जो है आपके पास वो स्टैब्लिश हुआ होगा। तो भले कोई रेजिस्टर बड़ा हो या छोटा हो, करंट की वैल्यू उसमें एक जैसी चल रही होगी अगर वो तीनों रेजिस्टर सीरीज में लगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक रेजिस्टर निकाल के उसकी जगह कोई दूसरा रेजिस्टर लगा देते हो, किसी डिफरेंट वैल्यू का रेजिस्टर लगा देते हो, अब सर्किट में चलने वाला करंट चेंज, क्योंकि अब आपके सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। कि भाई मिसाल के तौर में मैंने R2 निकाल के उसकी जगह कोई दूसरा रेजिस्टर लाके फिट कर दिया जो उससे बड़ी वैल्यू का था, तो अब सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो मेरे सर्किट में चलने वाला करंट अगर पहले मिसाल के तौर पे 2 एम्पियर चल रहा था, अब वो कम हो जाएगा, हो सकता है कम होके 1.8 एम्पियर हो जाए, उसकी वैल्यू में ड्रॉप आ जाएगा। और अगर मैं उस रेजिस्टर को हटा के उसकी जगह कोई छोटा रेजिस्टर लाके लगा, तो पहले बड़ा वाला रेजिस्टर लगा हुआ था, मैंने कोई छोटा रेजिस्टर अटैच कर दिया, तो मेरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और जो मेरे सर्किट में चलने वाला करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर पहले 2 एम्पियर्स था तो अब वो हो जाएगा लेट्स से 2.1 एम्पियर्स, और ये करंट पूरे सर्किट में इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पूरी सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस में कमी आई है। तो याद रखिएगा, पूरे सर्किट के अंदर एक ही करंट चल रहा होता है सीरीज में। अगर आप कोई रेजिस्टर निकालते बिठालते हो, उसकी वैल्यू को कम ज्यादा करते हो, तो फिर जो इफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ उस रेजिस्टर के अंदर नहीं पड़ेगा, वो इफेक्ट पूरे सर्किट के करंट में है। पूरे सर्किट का या तो करंट बढ़ जाएगा या पूरे सर्किट का करंट कम हो जाएगा, दोनों में से कोई एक बात हो। अब यहाँ पे जो सवाल है वो आता है वोल्टेज की, कि भाई जो रेजिस्टर्स पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस वोल्टेज ड्रॉप के बारे में आप क्या कहें, क्योंकि वोल्टेज असल में एनर्जी का लॉस होता है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स इन रेजिस्टर्स के ऊपर करते हैं जब वो आपके इन रेजिस्टर्स में से पास होते हुए जाते हैं। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि आपके पास सबसे पहले वाले रेजिस्टर में से क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले गुजरेंगे तो सारी एनर्जी उन्हीं को लूज हो जाएगी। दिस डजंट एक्चुअली हैपन। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट आपके पूरे सर्किट में एक साथ करंट एस्टैब्लिश होता है। आपके पूरे सर्किट में एक साथ करंट एस्टैब्लिश होने का काम कर रहा होता है। तो नतीजा ये होता है कि आपके पास वोल्टेज पूरे सर्किट के अंदर उसकी रेजिस्टेंस को देखते हुए ड्रॉप होता है। मतलब कभी भी ये बात मत समझना बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स अगर पहले R1 के अंदर जाएंगे तो भाई ऐसा हो गया, अगर सारा वोल्टेज R1 पे ही आ गया तो आगे वाले दो वोल्टेजेस रेजिस्टर्स पे वोल्टेज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। वोल्टेज जो है यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंसेस को देख के डिवाइड होती है। सही, आपके पास जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ज्यादा चंक, ज्यादा फ्रैक्शन उस पे ड्रॉप होगा, जो उससे छोटा होगा
उसके ऊपर छोटा फ्रैक्शन जाएगा, जो सबसे छोटा होगा उसमें सबसे कम फ्रैक्शन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि आपके पास पहला रेजिस्टर ही सब कुछ खा गया। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लेट्स से मेरे पास बैटरी का वोल्टेज था 9 वोल्ट और मेरे पास जो 3 रेजिस्टर्स लगे हुए थे वो कुछ ऐसे थे। एक था 200 ओम का, एक था 500 ओम का, या चलो 400 ओम का, और एक था 300 ओम। 3 रेजिस्टर्स थे, 200 का, एक 400 का, एक 300 का। अब मेरी बैटरी का वोल्टेज था 9 वोल्ट। बेटा ऐसा नहीं होने वाला कि 9 का 9 वोल्ट पहले वाले रजिस्टर पे जाया हो गया, सही? तो ये चीज नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा 2:4:3 के रेशियो। मतलब इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस आपके पास वोल्टेज डिवाइड होगा कि भाई 2 पार्ट R1 पे आएंगे, 4 पार्ट R2 पे आएगा, 3 पार्ट R3 पे आएगा। वोल्टेज ऐसे डिवाइड होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास यहाँ पे वोल्टेज रेशियो की फॉर्म में डिवाइड होता है। कभी भी ये मत समझना कि सारा पहले वाला खा जाएगा या सारा आखिरी वाला खा जाएगा, बीच वाले को कुछ नहीं मिलेगा या पहले वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर हम ये बात जज करना चाहते हैं कि किस वोल्टेज किस रेजिस्टर पर कितना वोल्टेज आ रहा है, तो सीरीज सर्किट में आप आराम से यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। बिल्कुल आराम से यूनिटरी मेथड लगता है, क्योंकि वोल्टेज का डिवीजन रेशियो की फॉर्म में चल रहा हो। अब मैं जब इसका एक सवाल सॉल्व करूंगा ना, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि भाई ये किस तरह का रेशियो हमने अप्लाई किया। सही, अब ये रेशियो अप्लाई करूंगा ना, तब आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो भाई हमने दो बातें देखी कि करंट सबका सेम और वोल्टेज सब पे उनके रेजिस्टेंस के हिसाब से। हाँ, अगर सबकी रेजिस्टेंस बराबर होती, मतलब सारे 100 ओम के होते, सब पे वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाता। सब पे अगर ये 9 वोल्ट की वोल्टेज होता तो 3 वोल्ट इस पे, 3 वोल्ट इस पे, 3 वोल्ट इस पे, सब पे इक्वल डिवीजन हो जाता अगर रेजिस्टेंस सेम हो। लेकिन अगर सेम नहीं है तो लार्जर रेजिस्टर टेक्स मोर चंक, smaller ones take lesser, the smallest ones take the least chunk. अच्छा, और ये बात याद रखना, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाना है, वोल्ट मीटर को हमेशा अपने पैरेलल के अंदर अटैच करना। See, ammeters are always attached in series and voltmeters are always attached in parallel. रीजन इसका क्या होता है भाई, एमीटर की रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है। मतलब आइडियली हम कंसीडर करते हैं कि एमीटर की रेजिस्टेंस 0 ओम्स की, तो उसे सर्किट में लगाने से सर्किट में चलने वाले करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम सिर्फ मेजर करने का। क्योंकि अक्सर सवाल आता है ना कि सर अगर आप एमीटर लगा रहे हैं, एमीटर की भी तो अपनी रेजिस्टेंस होगी, उसके लगाने से सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा। तो हाँ, ये बात है कि अगर आप एमीटर लगाते हो तो उसके वजह से सर्किट में करंट चेंज हो सकता है। लेकिन हम अपने डीसी सर्किट्स के एनालिसिस में ये अज्यूम करते हैं कि भाई आपके पास करंट जो है वो एमीटर मेजर करेगा और एमीटर की अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसके लगाने से करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर ये बात जरूर है कि सर अगर मैंने गलती से एमीटर को रेजिस्टर के पैरेलल में लगा दिया, अब क्या हो जाएगा? तो भाई अब ये होगा कि अगर आपने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है ना, तो करंट बैटरी से आएगा, बजाय रेजिस्टर में से जाने के वो एमीटर में से होता हुआ वापस बैटरी के अंदर आ जाए। मतलब करंट का फ्लो एमीटर के थ्रू हो रहा होगा बजाय रेजिस्टर के। उसकी वजह ये है कि एमीटर की रेजिस्टेंस आपके रेजिस्टर के मुकाबले में 0 है, तो करंट हमेशा उस रूट को प्रेफर करता है ज्यादा के लिए जहां उसे रेजिस्टेंस कम मिलती है। अब एमीटर की तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जब करंट को दो रूट्स मिलेंगे ना, जहां एक तरफ रेजिस्टेंस और अगली तरफ 0 है रेजिस्टेंस, तो मेजॉरिटी करंट, मतलब कह लो 99.99% करंट जो है वो एमीटर में से गुजर जाता है, रेजिस्टर में से ना होने के बराबर करंट जा रहा हो। तो हम कहते हैं भाई हमारा सर्किट शॉर्ट हो गया, करंट रेजिस्टर में से गुजरा ही नहीं। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लैंप लगा देता और ये बैटरी लगी हुई होती, तो अभी तो लैंप जल रहा होता, लेकिन जैसे ही
मैंने यहाँ पे एमीटर लगाना है, लैंप ऑफ हो जाता, क्योंकि अब सारा करंट एमीटर में से गुजर के जाता, एमीटर की नीडल बिल्कुल आखिर में भागी हुई होती, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई होती, क्योंकि आपके पास बैटरी से आने वाला सारा करंट इस वक्त एमीटर गुजर रहा है, लैंप आपका ऑफ, एमीटर की डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। तो हम कभी भी एमीटर को पैरेलल में नहीं लगाते, एमीटर को पैरेलल में लगाने से हमें हमेशा इसका नुकसान होता है। तो एमीटर इज ऑलवेज अटैच्ड इन सीरीज। अच्छा, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, उसकी वजह यह है वोल्ट मीटर को पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करना होता है। वोल्ट मीटर का जो काम है वो है पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करना। अब भाई पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करने के लिए जरूरी ये है ना कि आपके पास दोनों एंड्स पे वोल्ट मीटर हो, ताकि अंदर जाता हुआ पोटेंशियल और बाहर आता हुआ पोटेंशियल दोनों मेजर किए जा सके। इनलेट पे क्या पोटेंशियल और एग्जिट पे क्या पोटेंशियल है, जब तक आप ये दोनों नहीं मेजर करोगे तब तक कैसे बताओगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इसीलिए हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में अटैच करने का काम करते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये है अगर आपका करंट गलती से भी यहाँ पे आके एमीटर वोल्ट मीटर में से पास होने की कोशिश भी करेगा तो उसके जाने का कोई चांस ही नहीं। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि करंट वोल्ट मीटर में से गुजरता ही नहीं है, करंट डायरेक्ट आपके रेजिस्टर में से गुजर के बाहर। तो अगर गलती से वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया ना, तो वो करंट पास ही नहीं होने देगा सर्किट के अंदर, वो सर्किट का करंट जो है वो ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ही इतनी है कि करंट पास ही नहीं हो सकता उसके अंदर से। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे स्विच ओपन हुआ हुआ यहाँ पे, गुजार लो करंट, जब तक स्विच क्लोज नहीं होगा तब तक करंट कैसे गुजरता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी कभी आप एमीटर लगाओ, एमीटर को हमेशा आपने सीरीज में अटैच करना है, ठीक है, ताकि वो अपने अंदर से चलते हुए करंट को मेजर कर सके, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को काउंट कर सके। आप अगर एमीटर गलती से पैरेलल में लगा दोगे तो इफेक्ट क्या होगा भाई, जो करंट आ रहा होगा वो सारा एमीटर में से गुजर के जाएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जीरो है, इस वाले रेजिस्टर से करंट पास ही नहीं होगा, तो आपके पास जो फ्लो होगा वो रेजिस्टर में से होगा ही नहीं, सारा करंट आपका एमीटर में से गुजर के चला जाएगा। जब सारा करंट एमीटर में से गुजरेगा, करंट इतना बढ़ जाएगा सर्किट में कि आपके पास नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर रही हो, तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई एमीटर ने तो सर्किट शॉर्ट कर दिया, बैटरी आपकी खोल जाएगी, इतना ज्यादा करंट सप्लाई कर रही होगी कि वो हीट अप हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला मामला होता है। और वोल्ट मीटर का बिल्कुल उसका उलट, कि भाई वोल्ट मीटर आपने लगाना होता है पैरेलल के अंदर, ताकि आपके पास जो करंट हो और जो इलेक्ट्रॉन्स हो उसका पोटेंशियल इनलेट पे और एग्जिट दोनों पे मेजर किया जा सके। सही, तो जब आप इनलेट और एग्जिट दोनों पे करंट को मेजर करो, वोल्टेज को मेजर करोगे, तभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अगर आपने गलती से वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दिया तो आपके पास करंट पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी इनफाइनाइट हो। सर्किट शॉर्ट होने का मतलब ये होता है करंट का जो रास्ता है वो शॉर्ट कर दिया, मतलब छोटा कर दिया गया, करंट बजाय किसी चीज में से गुजरने के आपके कह लो के डायरेक्टली एमीटर में से गुजर के वापस आएगा, उसको रेजिस्टेंस फेस ही नहीं। मानूर आपने भी हैंड रेस किया हुआ था, आप भी सवाल पूछ लो। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सर मेरा जो डाउट था ये वोल्ट मीटर के रिगार्डिंग था, आप वो री एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर वोल्ट मीटर को हमें पैरेलल में क्यों कनेक्ट करना चाहिए? अभी तो बताया था, अगर वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाओ नहीं लगाओगे तो वोल्ट मीटर सर्किट में चलने वाले करंट को ब्लॉक कर देगा ना, इसीलिए पैरेलल में लगाना पड़ता है, ताकि वो वोल्ट मीटर इनलेट पोटेंशियल और एग्जिट पोटेंशियल्स इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको मेजर कर सके। जब वो इनलेट और एग्जिट में मेजर करेगा तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस बताएगा कि रेजिस्टर पे कितना पोटेंशियल लॉस हुआ। सही है सर, समझ में आ गया। उस्मान आप क्या कह रहे हो? सर मुझे ये पूछना था आपसे कि जो वोल्ट मीटर रजिस्टर के बीच में लगा हुआ है, मतलब उसके ऊपर लगा हुआ है, उसमें वो माइनस करके ही वैल्यू आ रही होती है, मतलब ऐसे
9 माइनस 8 वोल्ट करके 1 वोल्ट शो हो रहा होगा बिल्कुल, अभी यही तो समझाया था मैंने तुम्हें कि अगर एक एंड पे 9 है अगले एंड पे 5 है तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल का डिफरेंस बताता है। अच्छा, मतलब हमने तो सिर्फ इसलिए यहाँ नहीं लगाया है कि वो रेजिस्टेंस हाई हो जाती है उसकी, हमने बस 2 करंट ही पॉइंट नहीं से पास हो सकेगा ना अगर जंक्शन वोल्ट लगा मीटर दी आपने है। सीरीज में लगा दिया तो। पीको पे वोल्टेज ही नहीं रहेगा उसका। बिल्कुल, वो आपको बैटरी का वोल्टेज देना शुरू कर देगा फिर, क्योंकि ठीक इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी उस वोल्ट मीटर में से जाने के लिए जाया कर देंगे। ठीक सर। मानो मेरे बच्चे अगर आप एमीटर पैरेलल में लगा देंगे ना तो बात ये होगी, मैं मानता हूँ सर्किट में रेजिस्टेंस लगी हुई है लेकिन उस रेजिस्टर में से करंट चले तो सही, करंट तो रेजिस्टर में से जाएगा ही नहीं, करंट तो बैटरी से निकलेगा, एमीटर से होता हुआ वापस बैटरी के अंदर। तो प्रॉब्लम सारी क्या हुई भाई कि करंट का पैसेज डेवलप ही नहीं हो सका, वो रेजिस्टर में से करंट पास ही नहीं हो सका। तो जब रेजिस्टर में से करंट पास ही नहीं हो रहा तो मेजरमेंट किस चीज की, तो वो करंट जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसे रेजिस्टेंस मिलती नहीं है, इसलिए बैटरी भी हीट अप हो जाती है। तो भाई रेजिस्टेंस इन सीरीज का बेसिक फॉर्मूला होता है कि आप तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यूज को डायरेक्टली ऐड अप कर दो। अगर टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, आसान रास्ता है, जस्ट ऐड अप ऑल दोस रेजिस्टर्स अटैच्ड इन सीरीज। जब मजे का मामला आता है आपके पास पैरेलल के अंदर, पैरेलल के अंदर सिचुएशन डिफरेंट चलती है। पैरेलल में अगर आपने रेजिस्टर्स को अटैच करने का काम कर दिया तो करंट आपका इनके अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन चीजों, क्योंकि अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के अंदर गुजरने के लिए रास्ते अवेलेबल है, जंक्शन अवेलेबल है कि भाई अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद 3 रास्ते हैं जाने के लिए, वो उन तीनों रेजिस्टर्स में से जा सकता है, सही है। और करंट डिवाइड ही उस बेसिस पे होता है कि भाई जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें कम करंट जा रहा हो और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से जाने वाला करंट आपके पास ज्यादा होगा। और आपके पास इसमें जो चीज सेम होती है वो बैटरी का वोल्टेज होता है, मतलब बैटरी का सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ, तो ऑल द 3 रेजिस्टर्स आर रिसीविंग द सेम वोल्टेज, फर्क पड़ता है आपके पास करंट के ऊपर। अगर तीनों रेजिस्टर सेम होते ना तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाता, मतलब अगर तीनों रेजिस्टर्स 100 ओम्स के होते तो जो भी करंट आता वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता। लेकिन अगर ये सेम नहीं है, लेट्स से आपके पास एक 100 है, एक 200 है, एक 300 है, तो भाई 300 में कम जाएगा, 200 में उससे ज्यादा जाएगा, 100 में सबसे ज्यादा करंट जा रहा है। अच्छा, अब ये काम आपकी बैटरी ने करना होता है, लेकिन आप बेचारी बैटरी पे पड़ता है इसकी वजह से लोड। बैटरी में लोड इसलिए पड़ता है क्योंकि भाई पहले तो तमाम रेजिस्टर्स एक साइड एक साथ लाइन में लगे हुए थे ना, इन्हें सिंगल गो के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा थी तो करंट थोड़ा सा फ्लो कर रहा था। अब मसला क्या है, ये 3 रेजिस्टर्स, तीनों को करंट देने का काम बैटरी का, जब तीनों को करंट देने का काम आपके पास बैटरी का है तो बैटरी पे पड़ जाता है लोड ज्यादा, इसीलिए पैरेलल में बैटरी ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही होती है और बैटरी ड्रेन हो जाती है, जल्दी बैटरी जो है आपके पास वो है अपनी एनर्जी लूज करने का काम है, क्योंकि अब ये एक रेजिस्टर को करंट प्रोवाइड नहीं कर रही, अब तीनों रेजिस्टर्स को करंट प्रोवाइड कर रही है और तीनों को उनकी रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट प्रोवाइड कर रही है। तो भाई ऐसा है कि अगर एक में से 1 एम्पेयर जा रहा है, एक में से 2 एम्पेयर जा रहा है और एक में से 3 एम्पेयर जा रहा है, तो बैटरी जो है वो आपको 6 एम्पेयर प्रोवाइड कर रही है, बैटरी में से ड्रॉ होने वाला करंट ज्यादा और बैटरी की पावर डिसिपेशन भी ज्यादा, बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो पैरेलल में भाई वोल्टेज सेम लेकिन करंट डिवाइड हो रहा होता है, और जितना करंट डिवाइड होता है वो असल में बैटरी में से निकलने वाले करंट के ही बराबर होता है। इट्स जस्ट लाइक द डिविजन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, जैसे पानी फ्लो करता है ना, पानी तीनों हिस्सों के अंदर डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो भाई जिसके अंदर पानी ज्यादा फ्लो करेगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, लेकिन पंप करने का काम पीछे से वोल्टेज का ही है, यानी बैटरी का ही है। तो आपके पास यहाँ पे एनर्जी जो है यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेजिस्टर्स के अंदर डिवाइड होने का काम करते हैं। अच्छा, आपके पास जो इसका फॉर्मूला आता है पैरेलल रेजिस्टर्स का, वो होता है 1/RT इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, आपके पास तमाम रेजिस्टर्स को इन्वर्स करके अगर आप ऐड करते हो तो आपको रेजिस्टेंस मिलती है यहाँ।
और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए बस एक छोटी सी बात का ख्याल रखें कि भाई जब आप पैरेलल रेजिस्टर्स को सॉल्व कर रहे हो ना, याद रखना डायरेक्ट 1/r करने से आंसर नहीं आता, आपको आखिर वाले आंसर को रेसिप्रोकल करना पड़ता है तो जाके आपको आंसर सही मिलता है। यानी अगर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 10 ओम का, 20 ओम का, 30 ओम का, और मैं उनको ऐड अप कर रहा हूं पैरेलल के अंदर, तो वट एवर आई गेट एज एन आंसर इज गोना बी इक्वल टू 1/RT। ये 1/r के बराबर होगा। आपको अगर r चाहिए, टोटल चाहिए, आप उसका रेसिप्रोकल करो। ये हम अक्सर भूल जाते हैं, और जब हम ये भूलते हैं तो हमारा मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो भाई इस चीज का ख्याल रखना। यही चीज मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाई भी है। एक 90, एक 60, एक 150 हमने सॉल्व तो किया, कैलकुलेटर पे आंसर आया 31/900। हम उसको कन्वर्ट करते हैं पॉइंट्स में और वही आंसर लिख देते हैं। यह हमारी एक बहुत बड़ी भूल होती है। यू नेवर सपोज टू डू दैट, यू नीड टू रेसिप्रोकल इट फर्स्ट। जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे आप वो RT के बराबर होगा। अब आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी कि भाई ये टोटल रेजिस्टेंस है आपकी। तो जहां तक बैटरी में से करंट के ज्यादा पास होने की वजह है, उसकी वजह ये होती है बेचारा एक बैटरी 3 रेजिस्टर्स को उनकी रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट सप्लाई करता है। तो यहाँ पे करंट का फ्लो जो आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूसली बैटरी के अंदर से क्योंकि आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने का काम कर रही होती है बैटरी, तो बैटरी बेचारी ड्रेन हो जाती है। अब इसका और अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ होगी, क्योंकि एक बड़ी मजेदार चीज है कि जब आपके पास रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में अटैच होते हैं, तो आपके पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आती है ना, वो सबसे छोटी वाली से भी कम आती है। इस बात का मतलब क्या है? सोनिया ऐसे ऐड नहीं करते, ऐसे कभी भी ऐड करने का काम नहीं करना। 1/90 प्लस 1/60 प्लस 1/150 को आप न्यूमरेटर में 1 थोड़ी ऐड कर सकते। ऐसा काम करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। डिनोमिनेटर सेम थोड़ी है, इनको कैलकुलेटर के थ्रू ऐड करना पड़ता है। इस तरह की गलती नहीं करना मेरे बच्चे। तो बहरहाल भाई, हाँ मैं ये कह रहा था कि जब आपके पास रेजिस्टर्स पैरेलल में अटैच होते हैं ना, तो उनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आती है वो सबसे छोटे वाली रेजिस्टेंस से भी सबसे कम आती है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? मतलब ये ऐसा है कि अगर मैंने 3 रेजिस्टर लगाए हुए हैं, एक 90 का, एक 60 का, एक 150 का, तीनों मिलके काम करने जैसे कि एक 29 ओम का रेजिस्टर, तीनों की वर्किंग ऐसी है। भाई इसका ये कैसे हो सकता है? मैं 3 बड़े बड़े रेजिस्टर लगा रहा हूँ और बिहेवियर उनका ऐसा जैसे 29 ओम का। बेटा इस बात को समझने के लिए आपको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है वोल्टेज और करंट का रेशियो। अब ये समझो, यहाँ पे अगर मैं एक रेजिस्टर लगाता 100 ओम का और उसको कनेक्ट कर देता मैं 9 वोल्ट की बैटरी के साथ, मैं 100 ओम का रेजिस्टर लगाता और उसको मैं कनेक्ट कर देता 9 वोल्ट की बैटरी के साथ, अब क्या होता कि भाई ये 9 वोल्ट की बैटरी इस 100 ओम के रेजिस्टर को करंट सप्लाई करती। V इक्वल IR से मैं निकाल सकता था भाई कितना करंट जा रहा है। 9 वोल्ट का वोल्टेज रखता, रेजिस्टेंस होती है 100, करंट आ जाता 0.09 एम्पीयर। ये मेरे पास करंट आ जाता कि भाई मेरे रेजिस्टर में से 0.09 एम्पीयर जा रहा है। अब बैटरी भी 0.09 एम्पीयर ही सप्लाई करने का काम कर रही है। अगर मैं इस तरह के 2 लगा दूं, अब ये 9 वोल्ट दोनों पे आ रहा है बेटा, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है। इसमें से भी 0.09 एम्पीयर जा रहा होगा और इसमें से भी 0.09 एम्पीयर जा रहा होगा, लेकिन बैटरी थोड़ी 0.09 सप्लाई कर रही होगी, तो ज्यादा सप्लाई करने का काम करेगी। बैटरी तो 0.18 वोल्ट एम्पीयर सप्लाई करेगी, क्योंकि जो करंट यहाँ से निकलेगा दोनों में डिवाइड होगा। आपके पास अगर इन दोनों का करंट ऐड अप कर दिया जाए तो आपको अंदाजा होगा कि भाई आपके पास जो करंट जा रहा है बैटरी में से वो कितना जा रहा है। अब गौर करो, अगर तुम एक बंदे को ना बताओ कि तुमने अंदर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाए हुए हैं, बस उसको एक चीज दिखाओ, मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई और जो करंट जा रहा है वो 0.18 एम्पीयर का जा रहा है,
जब मैंने पहले 9 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, करंट जा रहा था 0.09 एम्पेयर का, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई जनाब आपने दूसरे सर्किट में कोई छोटा रेजिस्टर लगा दिया है। वो ये बात क्यों बोलेगा? क्योंकि वो करंट देख रहा होगा। बोलेगा यार बैटरी वही लगी हुई है, करंट जा रहा है ज्यादा, मतलब अंदर जो भी है रेजिस्टेंस कम है उसकी। आप R इक्वल्स V अपॉन आई भी लगाओगे तब भी यही आंसर आएगा। आपने वही बैटरी लगाई, करंट ज्यादा पास हो रहा है, बैटरी ज्यादा करंट सप्लाई कर रही है। तो हुआ ये कि जब आपने उसको वो बॉक्स हटा के दिखाया कि अंदर लगा हुआ क्या था, तो उसको समझ में आया कि अच्छा जनाब मामला ये चल रहा है कि जब आप दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में अटैच करते हो तो होता ये है उन दोनों का बिहेवियर बैटरी के साथ ऐसा होता है जैसे कि इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस इनसे भी कम, क्योंकि ये दोनों मिलके बैटरी में से ज्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। और रेजिस्टेंस होती ही वोल्टेज और करंट का रेशियो है। तो जिस बंदे ने करंट देखा और वोल्टेज देखा उसने छूटते ही बोला यार अंदर का रेजिस्टेंस कम। फिर तो हम बोलते हैं कि भाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गई। हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गई, मतलब इन रेजिस्टर्स का इफेक्ट ऐसा आ रहा है जैसे छोटा वाला, एक छोटा रेजिस्टर लगा। इफेक्टिव का मतलब ये है कि इनका इफेक्ट ऐसा आ रहा है जैसे कि एक छोटा। बैटरी को लग रहा है कि अंदर दो रेजिस्टर नहीं लगे हुए, बैटरी को लग रहा है अंदर छोटा सा रेजिस्टर लगा, क्योंकि बैटरी करंट ज्यादा सप्लाई करने का काम कर रही है। तो जब भी कभी आप रेजिस्टर्स पैरेलल में अटैच करते हो तो रेजिस्टर्स की इफेक्टिव रेजिस्टेंस गिरना शुरू हो जाती है, इट ऑलवेज फॉल। अब जितने रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाओगे रेजिस्टेंस हमेशा कम होगी और सर्किट में चलने वाला करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है, जब आप सीरीज में रेजिस्टर लगाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ती है और सर्किट में चलने वाला करंट कम हो जाता है। मतलब अगर मैं यही दो रेजिस्टर्स बजाय पैरेलल के सीरीज में लगा देता तो मेरे पास इस बार बैटरी में से निकलने वाला करंट कम हो जाता, बैटरी में छोटा करंट फ्लो करता। पहले अगर 0.09 एम्पियर जा रहा था तो अब 0.045 एम्पियर करंट जा रहा होता। मैं बोलता नहीं यार ये जो चीज है कि आपके पास यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये दोनों मिलके ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि एक बड़ा रेजिस्टर, जबकि ये दोनों मिलके ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि आपके पास एक छोटा रेजिस्टर। अब मैं इसके सवालात 5 रुपए के क्वेश्चन से करवाता हूँ ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे जहन में थोड़ी सी और क्लियर हो। देखो एक ये बड़ा जबरदस्त सवाल है जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन को बहुत आसानी से क्लियर करे। देखो आपको बोला जाता है डायग्राम शोज अ सर्किट, लार्ज रेजिस्टर्स में कम करंट होगा ना, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम। देखो ये आपके पास जो है वो एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि भाई यू हैव अ बैटरी एंड यू हैव टू रेजिस्टर्स अटैच्ड इन सीरीज विद वन अनदर, दरमियान में एक स्विच लगा दिया। बोलते व्हाट इज द रीडिंग ऑन द एमीटर व्हेन द स्विच इज ओपन एंड द रीडिंग व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। देखो इफ द स्विच इज ओपन तो बैटरी के अंदर से आने वाला करंट इन दोनों रेजिस्टर्स में से पास होके जाएगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब क्या मामला होगा कि भाई आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गई 6 ओम्स, वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट्स। आप अगर V इक्वल्स IR लगाते हो 6 वोल्ट का वोल्टेज, 6 ओम्स की टोटल रेजिस्टेंस, करंट आ रहा है 1 एम्पियर। कि भाई जब आपका स्विच ओपन है करंट 1 एम्पियर, मतलब आंसर या तो A है या तो B है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस स्विच को कर दिया क्लोज। अब जैसे ही मैंने स्विच किया क्लोज आपका सर्किट हुआ शॉर्ट। मतलब ये कि अब जो करंट आ रहा होगा यहाँ से उसके बाद दो रास्ते होंगे, या तो इधर से जाए या आगे रेजिस्टर से घूम के जाए। अब ये जो पहला वाला रास्ता है दिस वन, या तो रेजिस्टेंस ही नहीं है,
शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट यूं आया, इस रेजिस्टेंस में से गुजरा, वापस छोटा रास्ता लेके पलट के वापस। अब आपका करंट वापस सर्किट के अंदर इतने हिस्से में घूमेगा, यहां से करंट पास ही नहीं होगा। तो भाई अब आपके पास रेजिस्टेंस कितनी हो गई खाली? अब आपके पास रेजिस्टेंस खाली 3 ओम्स की, सिर्फ ये रेजिस्टर है जिसमें से पास हो। तो अब अगर मैं V इक्वल IR लगाता हूँ तो रेजिस्टेंस होगी 3, करंट हो जाएगा आपके पास 2 एम्पियर का, आपका करंट बढ़ जाएगा, इसलिए आपका आंसर रह गया सिर्फ B। इस तरह से आपके पास देखो शॉर्ट सर्किट का भी सवाल एग्जामिनर आपको दे सकता है। अब इसी तरह का सवाल और देखते हैं। देखो ये सवाल है, द सर्किट शोन इज सेटअप एंड देन ऑल द स्विचेस आर क्लोज्ड, तमाम स्विचेस को बंद करने का काम कर रहे हैं। वन स्विच इज नो ओपन एंड ऑल द लैंप्स आर लिट, सिर्फ एक स्विच को ओपन किया गया है और उससे सारे लैंप्स ग्लो करना शुरू हो गए। मतलब कोई ऐसा स्विच बंद हुआ था जिससे कोई ना कोई लैंप उसमें से करंट पास ही नहीं हो रहा। तो देखो अगर आप सारे स्विचेस बंद कर देते, इसको भी बंद कर देता हूं मैं, इसको भी बंद कर देता हूं, इसको भी बंद किया, इसको भी बंद किया, सारे स्विचेस बंद किया। अब क्या होगा भाई, जो करंट आएगा यहां से इधर आया, इस वाले लैंप में से गुजर के जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला लैंप जल रहा होगा तो यहाँ आएगा। अब यहां से जाने से पहले उसको ऑप्शन मिला नीचे से जाने। अब नीचे वाले में तो स्विच क्लोज है और ये शॉर्ट हुआ हुआ है, इसने तो लैंप को बाईपास कर दिया। करंट बोलेगा इसमें से कौन जाए भाई, या तो रेजिस्टेंस ज्यादा यहाँ है ही नहीं, करंट यहाँ से गुजर जाए, यहाँ से फिर आगे जाएगा, आगे से इधर आ जाएगा। ये वाला लैंप तो जलेगा लेकिन दूसरा ये वाला लैंप नहीं जल सकता। इसको जलाने के लिए जरूरी है बी को ओपन रखा जाए ताकि करंट के पास नीचे से जाने का रास्ता। इसीलिए हमारे पास कौन सा स्विच ओपन होना चाहिए, हमारे पास बी ओपन होना चाहिए। सही, अगर आपने इसके अलावा किसी भी स्विच को ओपन कर दिया तो सर्किट जो है वो पास ही नहीं हो सकेगा करंट। मतलब सोचो अगर मैंने सी को ओपन कर दिया तो करंट जो है वो यहां से गुजर नहीं सकेगा क्योंकि रास्ता ही नहीं है जाने का। तो ये वाला लैंप भी बंद, ये वाला लैंप भी बंद। तो बोलना मैं कौन सा स्विच ऐसा ओपन करूं कि सारे लैंप जलना शुरू हो जाएं। भाई बी ओपन कर दो क्योंकि तुमने सबको बंद कर दिया था। सबके बंद करने के चक्कर में जैसे ये बी बंद हुआ उसने इस वाले लैंप को बेचारे को बाईपास कर दिया, तो करंट इसी लैंप के बजाय इस नीचे वाले पार्ट में से गुजर के चला जाता और लैंप जलता ही नहीं था। अभी क्या मामला हुआ कि जब आपने इसको ओपन कर दिया अब करंट यहाँ नीचे से नहीं जाएगा, अब करंट लैंप में से गुजरता हुआ जाएगा। इसलिए आपको सब सारे लैंप सारे स्विचेस बंद रखने, सिर्फ और बी को आपने ओपन करके रखना ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, बोलते द सर्किट शोज 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू अ सेल, द रेजिस्टर्स have different values of resistances, V1 and V2 are the potential differences and I1 or I2 are the current as shown, which way of relationship is correct। अब भाई ये लगे हुए पैरेलल में, हमें इस बात का पता है कि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम जाता है रेजिस्टर्स पे, तो भले दोनों रेजिस्टर्स अलग अलग ही क्यों ना हो वोल्टेज दोनों को सेम मिलेगा। तो V1 और V2 वैल्यू वाइज इक्वल होंगे, लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टर्स वैल्यू में अलग अलग हैं तो करंट इनमें सेम नहीं जा सकता। जिसकी रेजिस्टेंस बड़ी होगी उसमें कम करंट जा रहा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस छोटी होगी उसमें ज्यादा करंट जा रहा होगा। तो I1 and I2 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सही, I1 and I2 कैन नॉट बी इक्वल टू 1 another। तो I1 and I2 विल नॉट बी इक्वल, लेकिन V1 और V2 बराबर होगा, इसलिए जो आपका आंसर है वो सी बन रहा है। इसी
तरह से अगर बोलता है एग्जामिनर भाई बैटरी में से करंट निकल रहा है आई, आप I1 और I2 के दरमियान का रिलेशनशिप बताइए। सही, आप I1 और I2 के दरमियान का रिलेशनशिप बताइए। आप कह सकते हैं I जो है वो I1 और I2 के सम के बराबर हो, जितना करंट यहाँ से आएगा उतना ही करंट यहाँ पे डिवाइड होगा। और वोल्टेज सेम इसलिए होगा क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए थे कुछ वैल्यू उन्होंने यहाँ लूज कर दी। मिसाल के तौर पे भाई 9 वोल्ट की एक बैटरी थी, इधर आते हुए उनके पास 9 वोल्ट थे, गुजरते हुए उन्होंने लेट से 4 वोल्ट यहाँ लूज कर दिए, बचा 5 वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास 5 वोल्ट का वोल्टेज है, तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स आधे इधर गए और बाकी इधर गए, मतलब कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी वो तो कम नहीं हुई ना, इंडिविजुअल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तो सेम है। ये ऐसा है कि आप 5-6 दोस्त जा रहे थे, आप सबकी जेब में 100 रुपीज का नोट था, अब 6 दोस्त में से 2 एक तरफ चले गए, 4 एक तरफ चले गए। ऐसा तो नहीं है ना आपकी पॉकेट में मौजूद 100 रुपीज जो है वो कम हो गए 20 और 40 रुपीज के हो गए। ये चीज थोड़ी होती है, आपके पॉकेट में तो अभी भी 100 रुपीज है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो अपने साथ एनर्जी कैरी कर रहे हैं वो एनर्जी भी सेम है, और ये दोनों पॉइंट सेम है, ये वाला और ये वाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम मिलेगा। V1 और E2 दोनों बराबर आते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि भाई वोल्टेज जो है वो आपके रेजिस्टर्स पे पैरेलल में सेम आता है। फर्क पड़ता है करंट के अंदर, बड़ा वाले के अंदर कम करंट, छोटे वाले के अंदर ज्यादा करंट पास होने का काम कर रहा होगा। इसलिए V1 और V2 सेम होंगे, I1 और I2 अलग अलग, इसीलिए आपका आंसर सी हुआ। नबिया फातिमा, आई होप आप लोग आगे वाला सवाल का जवाब आ गया होगा। It's one only when you understand them. अब देखो यहाँ पे the circuit is connected directly to measure the current in a fixed resistor and potential difference across the same resistor. आपसे पूछा जा रहा है भाई कहाँ पे कनेक्शन करेक्ट बना हुआ है। अब आपको मैंने एक बात सिखाई थी, वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में, एमीटर लगता है सीरीज के अंदर। तो देखो भाई कहाँ पे आपके पास कनेक्शन सही तरीके से हुए हैं, मुझे बताओ ताकि हम आगे बढ़ सके। इसमें ऑप्शन आप लोग दोगे मुझे। ठीक है, बिल्कुल आंसर आपका सी है इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई फिक्स रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए था और सर्किट के अंदर से चलने वाला करंट चाहिए था। करंट लगता है सीरीज के अंदर, वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर एमीटर पे रीडिंग क्या आ रही होगी? एमीटर पे क्या रीडिंग होगी ऑप्शन ए का? मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया सीरीज के अंदर, के लिहाज से सोचो, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मैंने आपको कहा था ना, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। आपके पास एमीटर 0 रीड कर रहा होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर जब सीरीज में लग जाएगा वो करंट पास ही नहीं होने देगा, इस वजह से आपके पास यहाँ पे 0 रीडिंग होगी। $63 में आपसे बोल रहे हैं the cells, the lamps and resistors are all identical. In which circuit is the lamp the brightest? किस सर्किट में
आपका लैंप सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा होगा। नहीं मेरे बच्चे, करंट एक्यूमुलेट नहीं होता, क्योंकि जब आपके पास फ्लो ही नहीं होगा तो एक्यूमुलेशन क्यों? चीज चलेगी तो मतलब बात होती है ना। ऐसा तो नहीं है ना पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आए जा रहे हैं और आगे जाने का रास्ता नहीं तो जमा हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता। बिल्कुल भाई, इसका आंसर सी है, और उसकी वजह सीधी सी ये है कि भाई सी में रेजिस्टेंस सबसे कम है। पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टर्स, सबसे कम रेजिस्टेंस आपके पास सी में, सबसे ज्यादा करंट आपके पास सी में से पास हो रहा होगा, तो सबसे भरपूर तरीके से लैंप जल रहा होगा सी का। तो जहाँ रेजिस्टेंस कम होती है वहां करंट ज्यादा होता है, और वहीं पे लैंप की जो ग्लोइंग का फैक्टर है वो सबसे ज्यादा मिलता है। लो भाई, ये तो हमने सॉल्व किया हुआ था, ये तो गलत बात हो गई। आंसर नजर आ गया आप लोगों को? हाँ ये भी अच्छा है। इस सवाल में बोल रहे हैं, एट विच पॉइंट शुड द लीड एल बी कनेक्टेड सो दैट द वोल्टमीटर रीड्स 3 वोल्ट्स। वोल्ट मीटर पे 3 वोल्ट की रीडिंग चाहिए, वो बोल रहा है कहाँ कनेक्ट करूं इस लीड को। इस सवाल का जवाब निकालने के लिए आप ये सोचो बेटा कि 6 वोल्ट की बैटरी लगी थी, वोल्टेज डिवाइड होता है रेजिस्टर्स में, अब सारे इक्वल रेजिस्टर्स हैं तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा। 2 है तो 2 में इक्वली डिवाइड होगा, 3 है तो 3 में इक्वली डिवाइड होगा। तो तुम जिस भी जगह पे लगाओगे तुम्हारे पास उस लीड के पॉइंट एल में और जहां वोल्ट मीटर लगाए उन दोनों के दरमियान में जो रेजिस्टर आ रहा होगा उसके ऊपर आने वाला वोल्टेज तुम रीड कर रहे हो। देखो भाई, अगर आपके पास ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये दोनों रेजिस्टर्स इक्वल है, तो 3 वोल्ट इस पे ड्रॉप हुआ, 3 वोल्ट इस पे ड्रॉप। तो अगर मैं लीड एल को पॉइंट ए पे लगा दूं तो वो इस पॉइंट और ए के दरमियान में जो रेजिस्टर आ रहा है उसके ऊपर आने वाला वोल्टेज हीट कर लेगा, 3 वोल्ट। आंसर आ रहा होगा आपके पास वोल्ट मीटर पे 3 वोल्ट। अगर मैं बी पे लगा देता ना बेटा, तो वो दोनों रेजिस्टर्स पे आने वाले वोल्टेज को रीड करता, जो कि होता 6 वोल्ट। तो अगर बी पे लगाते तो आपके वोल्ट मीटर की रीडिंग 6 वोल्ट होगी, ए पे लगाने से 3 वोल्ट होगी। अच्छा, अगर सी और डी की बात करो तो भाई 3 रेजिस्टर्स हैं, बराबर बराबर वैल्यूज के, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट सब पे डिवाइड होगी, इक्वल डिविजन। तो अगर आप डी पे लगाते आपको 2 वोल्ट मिल रहा होता, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में आपके 2 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है। अगर आप सी पे लगाते तो भाई के और सी के दरमियान में 2 रेजिस्टर्स आ गए, दोनों पे 2-2 वोल्ट ड्रॉप हुए, तो आपको 4 वोल्ट मिल रहा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता था, 3 वोल्ट 6 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट, उसके लिहाज से आपको पता होता है कि भाई हम कहाँ पे अटैच करेंगे तो हमें कितना वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, काम हो रहा है।
जी 86 जरा ट्राई कीजिए आप लोग। ईमान आपने छोटी सी गलती की है बेटा। ठीक है अहमद, नबिहा, सफ, आपने भी कोई गलती की है। देखो वीक आईआर की अगर आप बात करते हो तो 6 वोल्ट का वोल्टेज करंट आपको चाहिए, 3 ओम की रेजिस्टेंस, करंट आ रहा है 2 एम्पियर्स। तो आपने करंट निकाल लिया 2 एम्पियर्स, आपको चार्ज चाहिए था, आपको पता है Q इक्वल्स आई टी आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको चार्ज चाहिए, करंट है 2 एम्पियर्स, टाइम था 1 मिनट, 1 मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड से बना सकते हैं, ये हो जाएगा 120 कूलम्स। दी एंड। जिन्होंने आंसर ए दिया उन्होंने गलती किया कि उन्होंने टाइम 1 मिनट ले लिया। अरे भाई टाइम सेकंड्स में यूज करते हो, ऐसा यूनिट के अंदर, ठीक है ना, ये वाला मामला होता है, ऐसी गलतियां नहीं करना। वन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लेसन एंड करते हैं। ठीक है चलो, एक मिनट। सीरीज वर्सेस पैरेलल। 6 ओम के 3 रेजिस्टर सीरीज में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस देंगे, और तीनों रेजिस्टर पैरेलल में सबसे छोटी रेजिस्टेंस देंगे। अगर आप 6 ओम की 3 रेजिस्टर सीरीज में लगा दो तो 6 + 6 + 6 18 ओम तो यहाँ आ गया। पैरेलल का मैंने आपको तरीका बताया है कि जब भी कभी रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे ना और सेम रेजिस्टर्स, इसका आसान रास्ता क्या होता है, अगर सेम रेजिस्टर्स हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है रेजिस्टर की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर। बिल्कुल, रेजिस्टर की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो। भाई 6 ओम का एक रेजिस्टर है, इस तरह के 3 लगे हुए, कंबाइन हो गई 2 ओम की रेजिस्टेंस। लेकिन ये पैरेलल के लिए है, और वो भी ऐसा पैरेलल जिसमें सारे रेजिस्टर एक ही वैल्यू क्यों, अलग अलग वैल्यू पे नहीं चलता ये वाला मामला। तो भाई सबसे बड़ी वैल्यू 18 आ रही है, सबसे छोटी आ रही है 2, तो डिफरेंस कितना हो गया, 16 का हो गया भाई। एज सिंपल दैट। तो आपके पास इस तरह के थोड़े से प्यारे प्यारे मासूम मासूम से क्वेश्चंस और थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस टाइप के सिचुएशन पे आएंगे।
वो दोनों ऑप्शंस बेटा ना हाईएस्ट है ना स्लोएस्ट है, आप उनको निकाल सकते हो, लेकिन ना वो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो सबसे छोटी वैल्यू है। सबसे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस आपको सीरीज में मिलती है और स्मॉलेस्ट आपको हमेशा प्योर पैरेलल में मिलती है, इसलिए हमने सिर्फ सबसे सीरीज वाले और पैरेलल वाले के निकाल लिए। बाकी दो बीच में जो है उनकी रेजिस्टेंस तुम चाहो तो निकाल लो, लेकिन वो तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल नहीं होंगे, और वो निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। दोनों आपके पास ये सीरीज में लगे हुए, ये 12 हो गए, ये नीचे 6 ओम है, आप लगा सकते हो 1/12 प्लस 1/6, यहाँ से आपके पास आर आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों 6 ओम्स के हैं, इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 3 की होगी, ये 6 है, ये टोटल 9 ओम का आ रहा है। बेटा पैरेलल में रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है 1/RT इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से चलता रहता है ना, एक ये फॉर्मूला है, सही है। लेकिन एक फॉर्मूला आपके पास ये आता है, ये तब आपके पास आता है जब आपके पास तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यू एक ही हो, ऑल ऑफ दोस रेजिस्टर्स आर ऑफ द एग्जैक्ट सेम वैल्यू, ये आप तब लगाते हैं, ये शॉर्टकट है। ठीक है भाई, तो हम आज के लेसन यही तमाम करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे। टेक केयर मेरे बच्चों, ख्याल रखना आप लोग अपना, अल्लाह हाफिज।